जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं डिवोर्स केस में वो होते हैं बच्चे जी। अब हर पेरेंट ये चाहेगा कि बच्चा मेरे पास रहे, बच्चा मेरे पास रहे। तो जहाँ तक मुझे पता है अगर बच्चा माइनर है तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो वाइफ के पास या कि मदर के पास ही जाएगा। आप बताइए कि कोई ऐसा सिंगल पेरेंट या फिर सिंगल फादर या मदर ये पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं हम। देखिए, पहले तो ये देखा जाता है कि बच्चा लास्ट में जिसके पास रह गया, वैसे शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हाँ हाँ। बट अगर जैसे हस्बैंड वाइफ है और डिस्प्यूट हुआ उनके बीच में, अगर बच्चा हस्बैंड के पास रह गया, वाइफ चली गई, तो बच्चा हस्बैंड के पास है तो वाइफ यहाँ पे चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करेगी। अब कब वो केस फाइल करती है, कब उसको टाइम मतलब कोर्ट में उसका प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें टाइम लगता है। और कोर्ट वहाँ पे ये देखती है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है, बच्चे के लिए बेनिफिशियल कहाँ पे है, किस पेरेंट्स के पास में उसको दिया जाएगा। अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा माइनर है, मतलब 5 ईयर से कम का है, तो वहाँ पे हम देखते हैं। और अगर बच्चा वैसे भी गर्ल चाइल्ड है तो उसमें वुमेन्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, वाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और अगर हम वहीं पे फादर का देखते हैं, तो अगर फादर की फैमिली में ऐसा कोई है कि जो उसको उसकी टेक केयर कर पाए, और कई बार ऐसा होता है कि जो फादर है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और जो मदर है वो वर्किंग रहती है, तो वहाँ पे कोर्ट में हम ये भी शो कर सकता है, जो हस्बैंड है वो ये भी शो करेगा कि मैं तो बच्चों को टेक केयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, या फिर उसका कोई रेंटल इनकम है या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो अर्न कर रहा है, बट वाइफ जो है वो जॉब करती है और वो बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाएगी। तो ये सबसे बड़ा उसके पास एक तो रीजन आ जाएगा। दूसरा, अगर वाइफ के बारे में अगर वो ऐसे कुछ प्रूफ्स लेके आ सकता है कि वाइफ के पास अगर बच्चे को छोड़ा जाता है तो बच्चे का जो बेनिफिट है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू अगर उसके पास रहता है। तो ऐसे कुछ एविडेंसेस अगर लेके आ सकता है तो वो भी बेनिफिट रहता है फादर के लिए, और सिमिलरली मदर के लिए रहता है। और वैसे तो मदर को प्रेफरेंस मिलती ही है, बट अगर बच्चा थोड़ा सा बोलने लायक हो जाता है तो वो बच्चे का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि वो कहाँ रहना चाहता है। क्योंकि बच्चा, अब आजकल बच्चे समझदार हो चुके हैं, वो 7-8 ईयर्स के अगर होते हैं तो फिर जजेस जो होते हैं उनसे भी बात करते हैं और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि उनको रहना किसके पास है। ठीक है, अगर बच्चा बोलता है कि मुझे फादर के पास रहना है तो वो विजिटेशन राइट देते हैं मदर को भी कि बच्चे का लगाव रहे माँ से भी। और सिमिलर केसेस में अगर माँ के पास रह रहा है तो फादर के पास भी विजिटेशन राइट रहता है कि बच्चा मिलता जुलता रहे, और जिससे जब कभी बच्चे को लगता है कि मुझे फादर के पास जाना है, मुझे मदर के पास जाना है, वो जा सकता है। ओके मैम, आप बात करते हैं कि कोई ऐसा कपल में कोई भी एनआरआई है जी, वो आए, उन्होंने यहाँ पे शादी की, या लड़की या लड़के ने, कुछ टाइम बाद उनकी शादी नहीं चली, लड़की एनआरआई नहीं है या फिर लड़का एनआरआई नहीं है, दोनों में से कोई एक एनआरआई है, उसके लिए हमारे कोर्ट के पास क्या है? देखिए, लड़का अगर सपोज करें हम केस ऐसे लेते हैं कि अगर लड़का एनआरआई है और शादी यहाँ पे इंडिया में हुई, वाइफ यहीं पे है और हस्बैंड चला गया है, तो इस केस में वाइफ डाइवोर्स केस फाइल करती है, मेंटेनेंस केस फाइल करती है, और अगर बच्चा है तो चाइल्ड कस्टडी के लिए भी फाइल करती है। बट इसमें चैलेंजेस हमारे लिए ये रहते हैं कि हमें सर्विस करानी, जो सम्मन्स की सर्विस है, हमें वो कराना मुश्किल हो जाता है। सर्विस ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट थोड़ा डिले प्रोसेस है, टाइम लगता है, होती है बट डिले प्रोसेस है। सपोज करो इसमें जुरिस्डिक्शन के बिहाफ पे हम ग्राउंड बनाते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर उनकी मैरिज जो हुई है वो इंडिया के अंदर हुई है, तो इसीलिए हम जो डाइवोर्स का केस फाइल करें या मेंटेनेंस का केस फाइल करें वो हम इंडिया में फाइल कर रहे हैं। दूसरा, या फिर लास्ट रिसाइड टुगेदर उन्होंने किया है कि यहाँ पर कभी भी शादी के बाद वो रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस जुरिस्डिक्शन में हम इसका केस फाइल कर रहे हैं। जब कोई केस फाइल होता है उसके बाद थ्रू एम्बेसी लड़के के पास सम्मन जाते हैं, या फिर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के थ्रू सम्मन्स जाते हैं। सम्मन्स अगर पहुंच जाते हैं तो वो लड़का वहाँ वापस आ रहा है इंडिया में, या फिर वो थ्रू वीसी कोर्ट में अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। अगर नहीं करता है, सम्मन्स उसको प्रॉपर पहुँच चुके हैं बट फिर भी वो कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो लुकआउट सर्कुलर जारी करते हैं कोर्ट कि जिससे उसको कंपेल किया जाए कि वापस इंडिया आए और उसका इंडियन पासपोर्ट जो है उसको इम्पाउंड कराया जाता है। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि लड़की को एड्रेस ही नहीं पता होता कि लड़का कहाँ रहता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि लड़के को हम सर्विस कहाँ पे कराएं। तो इस केस में लड़की को यही, मतलब हमारा यही कहना है कि अगर कोई एनआरआई हस्बैंड है या फिर एनआरआई वाइफ है, तो उसका एटलीस्ट एड्रेस तो आपके पास रहे कि वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है तो वो कहाँ पर रह रहा है, उसका एक प्रॉपर एड्रेस आपके पास होना चाहिए कि वो कहाँ रह रहा है। तीसरी चीज़ इसमें, अगर हम मेंटेनेंस केस फाइल करते हैं, आपका मेंटेनेंस केस फाइल हो गया, आपको सपोज करो आपको डिक्री भी मिल गई है, आपको कोर्ट ने ग्रांट कर दिया मेंटेनेंस, उसको एग्जीक्यूशन कराना बहुत मुश्किल रहता है हमारे लिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो मेंटेनेंस की होएगी वो फॉरेन कंट्री में ही होएगी।
तो वहाँ पे ना तो हम उस लड़के का फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर्टी एसेट्स जिसको हम अटैच करा पाएँ कि अगर वो नहीं पे कर रहा है मेंटेनेंस को तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करा सकते, उसकी सैलरी को अटैच नहीं करा सकते, तो ये सब चीज़ें हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो तानी जी, अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, एक ऐसा केस जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डिवोर्स चाहते हैं और डिवोर्स ग्रांट भी हो गया है, अब मेंटेनेंस की बात हो रही है। डिवोर्स किस बेस पे हुआ, जिसमें उस बेस पे नहीं हुआ, लेकिन लड़के ने क्या क्लेम किया था कि जो एक बच्चा है उसका है लेकिन एक बच्चा उसका नहीं है। अब कोर्ट ने जो उसके लड़की के पक्ष में ये केस को सुनाया और उसमें ये बोला गया कि उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, दोनों बच्चों का भी और उस लड़की का भी। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो। देखिए मेंटेनेंस जो है कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मेंटेनेंस जो है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उनको मेंटेनेंस ग्रांट की गई थी वहाँ पे। और चाइल्ड अगर जो सेकंड चाइल्ड है वो अगर आफ्टर मैरिज हुआ है तो कोर्ट वैसे भी कंक्लूसिव प्रूफ ये मानती है कि जो चाइल्ड है वो फर्स्ट हस्बैंड का ही है। तो अगर लेकिन पहला और दोनों शादी के बाद ही में है, लेकिन एक तो हस्बैंड का है और एक हस्बैंड का नहीं है, ऐसा हस्बैंड क्लेम कर रहा है, राइट। और ऐसा बहुत सारे एविडेंस भी है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी थी वो लड़की, लेकिन फिर वही है कि डिवोर्स हुआ, मेंटेनेंस की बात आई और वो दोनों बच्चे शादी के बाद ही हुए हैं, तो इसके बेसिस पे उसको मेंटेनेंस और फिर वाइफ का भी देना पड़ रहा है। आज भी वो लड़की अपने जो दूसरा पार्टनर है जिनसे शादी नहीं की है उनके साथ लिव इन में रह रही है अपने बच्चे के साथ, लेकिन मेंटेनेंस हस्बैंड भर रहा है। क्योंकि जब जो सेकंड चाइल्ड हुआ था उनका जो आप बता रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हुआ है, तो ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज जब इनकी वैलिड मैरिज थी तो उसके उस टाइम पीरियड में वो चाइल्ड हुआ है, तो इसीलिए हमारा लॉ ये कहता है कि बच्चे के बेनिफिट के लिए ये है कि ऐसे तो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स रहते ही रहते हैं। ऐसे तो हर कोई सब आप तो जो केस बता रहे हैं मुझे हो सकता है कि उसमें रियल भी हो, बट अगर हस्बैंड अपने बच्चे के लिए बोल देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसका कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा और इस चीज़ को हम वेरीफाई कैसे करेंगे? तो इसमें पिस्ता कौन है? बच्चा पिस्ता है। तो बच्चे की वेलफेयर के लिए है कि कोर्ट कहता है कि जो बच्चा ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज हुआ है उस बच्चे को हम लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे और उसकी जो मेंटेनेंस है जो भी है तो उस टाइम पे जो उसका फादर है, ना कि बायोलॉजिकल फादर बट उस टाइम पे जो उसका फादर है वो फादर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उस बच्चे की मेंटेनेंस के लिए वो पे करे। जो डीएनए रिपोर्ट है क्या वो वैलिड नहीं होती है कोर्ट में? डीएनए वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है। तो दोस्तों ये थी तानी शर्मा। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले। और अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एडवोकेट तानी शर्मा जी के साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करूँगा। आप ज़रूर से ज़रूर इनसे कानूनी सलाह ज़रूर ले और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी शादी लंबी चले। और इसी तरीके के मज़ेदार पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस मुद्दे पे बनाएं तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मेंशन करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।